देखिए आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम बेसिक की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। रिडॉक्स रिएक्शन देखिए एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ होता है, उसे हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ करता है, जरा ध्यान दीजिएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है मैं आपको बतला दूं, क्योंकि ये सब चीजें हमें आगे की ओर जरूरत पड़ेगी। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देखिएगा आपके पास क्या हो रहा होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट्स में ऑक्सीजन जुड़ रहा होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास कहीं को है एलिमेंट एल्युमिनियम है, हमने इसकी रिएक्शन O2 के साथ कराया, ये Al2O3 में टूट गया। अगर किसी पार्टिकुलर रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा हो, या तो हमारे पास क्या हो रहा हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या किसी पार्टिकुलर रिएक्शन से या कहीं से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो, या फिर याद रखेंगे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर वह बढ़ रहा होता है, ऐसी स्थिति में हम लोग बोलते हैं इसका ऑक्सीडेशन हुआ। और दूसरी चीज और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आपके पास क्या हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूरा यूज करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, और पूरे चैप्टर में देखिए इसी को बात करेंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हो रहा होता है उसे हम लोग बोलते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ। जैसे देखिए रिडक्शन क्या हुआ करता है, इसका उल्टा, ऑक्सीडेशन का उल्टा। अरे भाई यहाँ क्या होगा, एडिशन ऑफ, जरा ध्यान दीजिएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी पार्टिकुलर एलिमेंट में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा होगा, ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा, जैसे मेरे पास कोई रिएक्शन CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, हमने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया, ये रिएक्शन प्लेटिनम प्लेडिनम या निकल के साथ हो रही थी, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH3 एंड CH3 में, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। दूसरा क्या होता है, रिमूवल ऑफ, जरा ध्यान दीजिएगा, रिमूवल ऑफ, यहाँ पे हो जाएगा ऑक्सीजन। अगर किसी पार्टिकुलर रिएक्शन से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा होता है, हम वहां पे बोलेंगे रिडक्शन हुआ। जैसे वही रिएक्शन आप ले लीजिए, जैसे मेरे पास Al2O3 था, आपने कोक के साथ इसकी रिएक्शन कराया, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे CO2 और आपके पास Al में टूट जाएगा। तो ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को लॉस कर रहा है, यहाँ हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। देखिए यहाँ भी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट, अगर किसी भी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट में डिक्रीज होती है तो हम यहाँ बोलेंगे रिडक्शन हुआ। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें पूरे चैप्टर में पढ़ना है, ये इसमें रिडक्शन में भी यही चीज होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए अगर कहीं पे कोई भी गेन कर रहा, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर वह इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होता है, ऐसी स्थिति में उसका रिडक्शन होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे गेन, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को ले रहा होता है तो वहां भी आपके पास रिडक्शन होता है। तो देखिए रिडक्शन, अगर हम आगे की ओर थोड़ा सा चलें तो आखिरकार ये, अब हम बात करेंगे थोड़ा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है और हम इसे कैसे निकालते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट पहले तो होता क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है द चार्ज विच डेवलप ऑन एटम, मतलब बॉन्डेड एटम, द चार्ज डेवलप ऑन बॉन्डेड एटम, ऐसे चार्ज जो बॉन्डेड एटम पे डेवलप करते हैं उसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। याद रखिएगा, अगर कोई एलिमेंट, अगर हम इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की बात करें तो रूल नंबर 1 की अगर हम बात करें, कोई भी एलिमेंट, इफ एनी एलिमेंट, याद रखिएगा, कोई भी एलिमेंट, इफ एनी एलिमेंट, अगर कोई भी एलिमेंट present in elementary state, एलिमेंट्री स्टेट, तब यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। अब देखिए कुछ रूल हम आपको बता देते हैं, जैसे ये एलिमेंट्री स्टेट क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपके पास कहीं को H2 है, ये आपके पास Cl2 है, ये आपके पास O2 है, तो इनके केस में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। क्यों 0 होगा,
क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करने के लिए एक चीज की हमें जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर हम मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में हम उसी की बात करेंगे, ऑक्सीडेशन उसी का होगा या रिडक्शन होगा जिसके अंदर क्या नाम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा दो एलिमेंट के बीच में, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है, इस वजह से इनका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा। अब देखिए अगर हम बात करते हैं इसके आगे की ओर, तो सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप की अगर बात किया जाए, ग्रुप नंबर फर्स्ट की बात करी जाए तो देखिएगा, जिसमें ग्रुप नंबर फर्स्ट में आप जानते हो लिथियम होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा याद रखेंगे ये होता है प्लस का 1। लास्ट वाले की बात नहीं कर रहे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। इसी तरह सेकेंड ग्रुप की बात करें, जैसे मेरे पास क्या होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम ले लीजिए, कैल्शियम, बेरियम, और लास्ट वाला भी रेडियो एक्टिव होता है, इसको छोड़ दीजिए। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। हमने यहाँ हाइड्रोजन को नहीं लिया है क्योंकि हाइड्रोजन को भी हम अलग से बता रहे हैं। तो देखिए इस तरह से हम अगर आप बात करेंगे और आगे की ओर अगर हम चले, रूल नंबर 3 की बात करते हैं थर्ड पे, तो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है हमेशा, याद रखेंगे फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है हमेशा। अब अगर हम इससे आगे की ओर चले कि कैसे आखिरकार हाइड्रोजन की बात करें और ऑक्सीजन वगैरह की, तो देखो अगर हम रूल नंबर 4 की बात करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं, एक तो -1 होगा और एक हो सकता है +1। देखिएगा -1 कब होगा और +1 कब होगा, जरा ध्यान दीजिए। ये आपके पास होगा अगर ये नॉन मेटल के साथ होगा तो ये आपके पास शो करेगा -1, और अगर ये मेटल के साथ, सॉरी, अगर ये नॉन मेटल के साथ होगा तो +1, और अगर ये मेटल के साथ होगा तो -1 शो करेगा। नॉन मेटल में जैसे आपके पास ये H2O के साथ हो, H2S के साथ हो, H2SO4 के साथ हो, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, +1 शो करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हो। आगे की ओर अगर हम बात करें, देखिएगा ऑक्सीजन की ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होता है ऑलवेज, 4 केस को छोड़ दें, एक्सेप्ट अगर हम छोड़ दिए, बात करते हैं एक्सेप्ट 4 केस की अगर हम बात करें, 4 को छोड़ दें। पहला होता है परऑक्साइड, देखिएगा परऑक्साइड के केस में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, जैसे H2O2। इसके केस में क्या होगी, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। दूसरा हमारे पास होती है सुपर ऑक्साइड, जो बहुत कम केस में आपको मिलने वाले हैं, सुपर ऑक्साइड, और यहाँ पे क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1/2। इसी तरह फ्लोरीन के केस में ये हमारे पास 2 एक्सेप्शनल हुए, और 2 एक्सेप्शनल ये हैं फ्लोरीन। देखिए फ्लोरीन के केस में अगर ये OF2 के साथ है तो देखो O यहाँ पे आपके पास ऑक्सीजन, दूसरा यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन, तो ये क्या करेगा, देखिएगा ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खोज खींचेगा, जब खींचेगा इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली ये क्या कर रहा है, यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन को इससे खींचेगा, इस पे नेगेटिव, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, फिर से पॉजिटिव चार्ज। तो इसके केस में क्या होगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। और अगर हम इसके आगे की ओर बात करते हैं, हमारा दूसरा है O2 एंड F2। O2 एंड F2 के केस में क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑक्सीजन और ये फ्लोरीन, तो यहाँ देखिए ये दोनों ऑक्सीजन जो है ये मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस इनके बीच में 0 है। सेम प्रकार के एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इसकी वजह से इन दोनों के बीच में तो कोई पहले वही नहीं होगा, चार्ज नहीं डेवलप करेगा, लेकिन इसके और इसके बीच में करेगा। तो ये फ्लोरीन पे -1 होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये +1 होगा, और इसी तरह इस पे -1, ये +1, तो इसके केस में क्या हो जाएगी, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है। याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। अब देखिएगा, अगर फर्स्ट ग्रुप का मैंने बता ही दिया है, फर्स्ट ग्रुप में आपके पास +1 होगा और सेकंड ग्रुप में +2 होगा, ठीक है। अब देखिए अगर वह कंबाइंड अपने किसी मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं तो इस तरह से बनाएंगे। अब देखिए इनके क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाले जाएंगे। मान लो हमें KMnO4 का निकालना, जिसका निकालना होता है MX मान लेते हैं। ये पोटेशियम पहले फर्स्ट ग्रुप का, इसका हो जाएगा +1, और Mn का हो जाएगा यहाँ पे आपके पास X।
x मान लेंगे और ये ऑक्सीजन का आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे -2 होता है ऑक्सीजन का, इंटू 4 इक्वल टू 0। तो मेरे पास हो जाएगा 1 + x - का 8 इक्वल टू 0। तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 मतलब x इक्वल टू आपके पास हो जाएगा 8 - 1 इक्वल टू प्लस का आपके पास कितना आएगा, प्लस का 7 ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेगा। इसी तरह अगर मेरे पास कहीं कोई और होता, मान लीजिए मेरे पास कोई और दिया है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, सपोज मुझे K2Cr2 और 7 दिया और इसका मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो देखो इसका क्या होगा, इसका +2 हो जाएगा, इसका आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ +2x हो जाएगा और यहाँ पे आपके पास होगा -2 इंटू आपके पास 7 इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ हो जाएगा 2 प्लस आपके पास 2x माइनस का आपके पास हो जाएगा 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ 2x इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 14 - 2 तो आपके पास हो जाएगा इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू आपके पास होगा 12/2 इक्वल टू प्लस का 6। तो यहाँ पे प्लस का 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। इस तरह से आप ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल लेंगे, क्योंकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, देखिए अब देखिए क्या मेन पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 वर्ड से मिलकर ये बना होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। पहला तो है इलेक्ट्रो, यानी कि आपके पास इलेक्ट्रिकल, कुछ बात हम इलेक्ट्रिकल की बात करने वाले, और केमिकल। देखिए हम यहाँ पे अगर एनर्जी की बात करें तो हमारे पास ये होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और दूसरा हमारे पास क्या है, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास केमिकल एनर्जी। तो क्या हुआ करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देखिए हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी, द कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, या आप ये बोल सकते हैं द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको बता सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ आप देखेंगे 2 प्रकार के सेल होते हैं। एक तो आपके पास होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और दूसरे हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा हमारे पास होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जरा ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होते हैं, अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी नोन एज इलेक्ट्रिकल सेल। और आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा, अ डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो देखिए इसमें क्या होती है, अगर ध्यान के पास नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी कि इसको करवाने के लिए हमें एनर्जी की मतलब कहीं से इनपुट देना पड़ेगा, और इसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और अगर यहाँ बात करेंगे डेल्टा जी पॉजिटिव होता है। तो देखो अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो सबसे पहले हम आइए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को पढ़ेंगे, फिर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ेंगे। देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को ही हम दूसरा नाम देते हैं, इसी का नाम होता है आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यही देखिए आपके पास हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे वर्क करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या हम इसको बोलते हैं वोल्टेइक सेल, या हम इसको बोलते हैं गैलोनिक सेल, या हम इसको बोलते हैं गैलोनिक सेल, वोल्टेइक सेल, या डेनियल सेल भी हम जानते हैं इसको, या हम इसको डेनियल सेल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम डेनियल सेल के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखिए डेनियल सेल जो है कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आपसे बात करते हैं। तो देखिए पहले मैं बता देता हूँ डेनियल सेल कैसे वर्क करता है। देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम 2 कंटेनर को लेते हैं, जरा ध्यान देंगे, हम यहाँ पे 2 कंटेनर को ले लेते हैं। इस कंटेनर के अंदर हमने क्या करा है, हम इलेक्ट्रोलाइट्स को डाल देते हैं कुछ। जैसे हमने क्या किया, पहले वाले कंटेनर में एक हमने सोल्यूशन लिया जिसमें ZnSO4 को डाला, और इसी के अंदर हमने क्या किया है, एक जिंक की इलेक्ट्रोड लगाया। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोड का मतलब ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उसे हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं। दूसरे कंटेनर को हमने क्या किया, इसके अंदर भी हमने कुछ इलेक्ट्रोलाइट लिया, और हमने क्या किया है, इसके अंदर CuSO4 के सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट्स किया,
और इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक कॉपर की इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये हमारी जिंक की इलेक्ट्रोड है और ये हमारी कॉपर की इलेक्ट्रोड है। जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे आपके पास क्या करेंगे, अब यहां से देखिएगा इन दोनों इलेक्ट्रोड को हम क्या करेंगे, एक मेटेलिक वायर से गैल्वेनोमीटर के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं। तो होता क्या है, अगर आप यहाँ पे डेनियल-सेल की इक्वेशन लिखें, आपको अगर याद हो Zn, ये था, मैंने रिएक्शन इसकी कराया CuSO4 के साथ, तो ये क्या होता है ZnSO4 प्लस Cu बनता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जिंक सॉलिड में है और यहाँ ये एक्वस में है, ये सॉलिड में है और ये आपका एक्वस है। तो यहाँ जिंक अपने जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा और यहाँ को हो जाएगा +2। इसी तरह यहाँ कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। तो इन रिएक्शन में अगर आप देखेंगे तो जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वहीं पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। तो आइए यहाँ पे क्या होगा, जब इन दोनों डिवाइस को कनेक्ट कर देंगे तो इस जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ये कंटिन्यूसली अपने इलेक्ट्रॉन को इस कंटेनर में लॉस करेगा, कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। वही दूसरे वाले कंटेनर में अगर हम बात करें, यहाँ पे ये कॉपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। यानी हम ये कह सकते हैं ये वाली रॉड हमारी पतली होगी, ये मोटी होती चली जाएगी। लेकिन देखिएगा अब हम क्या करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इन दोनों कंटेनर को हम एक यू शेप की ट्यूब के द्वारा कनेक्ट कर देते हैं, जिसका नाम होता है साल्ट ब्रिज। देखिए साल्ट ब्रिज क्या होती है, इसका नाम होता है साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, अगार अगार नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, अगार अगार, या आपके पास जिलेटिन या KCl या KNO3 भरा होता है। तो इससे क्या फायदा होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसका काम क्या होता है इस साल्ट ब्रिज का। पहला काम तो ये होता है, इस दोनों कंटेनर की ये क्या करेगा, ये दोनों कंटेनर की सर्किट को कंप्लीट करेगा। और दूसरा काम क्या होता है कि इन दोनों सोल्यूशन को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी प्रदान करने का कार्य करता है। तो देखिए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी क्या होती है, जरा ध्यान दीजिए कैसे करेगा। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, यानी कि पॉजिटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा होगा। तो यहाँ से Cl क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जिससे इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। वहीं पे SO4 कॉपर इससे जाके डिप्ट हो जाएगा और यहाँ निगेटिव SO4 की निगेटिव बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो हमारे पास पोटेशियम यहाँ जाकर इसे न्यूट्रलिटी प्रदान करता है। तो इस तरह आप देख सकते हो जो साल्ट ब्रिज है, इसका काम ये है कि पहला तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी देता है और दूसरा काम ये करता है दोनों कंटेनर को ये मतलब सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है। अब देखिए जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको एक चीज को याद रखना है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ होता है। हमेशा याद रखेंगे, एक फार्मूला आप याद रखेंगे, लोन। यहाँ पे लोन का मतलब है लेफ्ट, ये मेरा लेफ्ट होगा, लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा हमेशा। और याद रखिएगा ऑक्सीडेशन जो होगा वह एनोड पे होता है और ये यहाँ पे निगेटिव प्लेट, जरा ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव प्लेट की बनी होती है। यानी कि आपका जो ये एनोड है, ये आपका एनोड जो होगा यहाँ ये निगेटिव होगा, और कैथोड यहाँ पे आपके पास क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ये कैथोड होगा और ये पॉजिटिव होगा, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में उल्टा होता है। और ये बात याद रखेंगे, एनोड पे क्या हो रहा है, हमेशा चाहे दोनों सेल में एनोड में ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पे होगा और कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा। तो सबसे पहले आप इस तरह से देखेंगे। देखिएगा अब क्या हो रहा होगा, देखिए ये इलेक्ट्रोसिटी फिर से देख लीजिएगा। हमने क्या किया है, दो कंटेनर ले रखा, एक कंटेनर में हमने ZnSO4, दूसरे कंटेनर में CuSO4 को रखा। इसमें हमने जिंक की राड को और इसमें कॉपर की राड को डीप किया। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा इसमें ऑक्सीडेशन होगा, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा और ये इलेक्ट्रॉन देखिएगा अब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में बहेंगे और इलेक्ट्रिसिटी इसके अपोजिट डायरेक्शन में बहना स्टार्ट हो जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल से इस तरह से वर्क करता है। आइएगा जरा सा और आगे की ओर थोड़ा सा चलते हैं। देखिए अब अगर आपके पास क्या होता है, ये अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, जैसे मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसे अगर आपको कहीं रिप्रेजेंटेट करना है किसी रिएक्शन की, इसी रिएक्शन की अगर हम बात करें उसका अगर रिप्रेजेंटेट करना होगा तो मान लीजिए मेरे पास क्या जिंक, ये रिएक्शन थी आपकी Zn ये आपके पास सॉलिड था, वहीं पे Cu एक्वस था
और ये आपके पास जा रहा था, टूट रहा था Zn, ये आपके पास एक्वस में, और प्लस Cu ये आपके पास सॉलिड में जा रहा था। तो देखिए अगर हम इसकी रिएक्शन को रिप्रेजेंटेट करें तो जिंक क्या हो रहा था, जिंक जा रहा था Zn+2 चार्ज में, और यहाँ बीच में हम क्या करेंगे, ऐसे दो वो लगा देंगे, इसी को हम साल्ट ब्रिज कहेंगे। ये साल्ट ब्रिज के पहले की रिएक्शन है और ये साल्ट ब्रिज के बाद के। तो हमारे पास ये होगा कॉपर+2, ये जा रहा था कॉपर में। ये सेल को इस तरह से आप इसके रिप्रेजेंटेट करेंगे, ये सेल रिप्रेजेंटेट करने का तरीका होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। और दोनों कंटेनर जो मैंने बनाया था, ये दोनों कंटेनर जो होती है, एक कंटेनर को हम हाफ सेल बोलते हैं, एक कंटेनर को हम हाफ सेल बोलते हैं। तो देखिए अब हम यहां से बात करेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के आयन के सोल्यूशन में डिप किया जाता है, जरा ध्यान दीजिएगा, जब किसी इलेक्ट्रोड को उसी के आयन के सोल्यूशन में डिप किया जाता है, when any electrode dipped its own solution, then a potential difference produced between solution and electrode, तब उस सोल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, और इसे हम ई से रिप्रेजेंटेट करते हैं। और याद रखेंगे अगर यही चीज आपके पास क्या हो, स्टैंडर्ड के टर्म में बात करी जाएगी, तो स्टैंडर्ड का मतलब होगा यही चीज आपके पास 25 डिग्री सेल्सियस पे कही जाए, 1 मोलर सोल्यूशन के लिए बात करी जाए, या 1 बार प्रेशर पे बात करी जाए, इसी चीज को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। हम इसे E0 से रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, इसको निकालने का तरीका क्या होता है, ई सेल कैसे निकलता है। जैसे आपने क्या किया, कहीं आप गए कोई बैटरी लेने गए, तो आपने कहा कि मतलब 5 वोल्ट की बैटरी दीजिए, 10 वोल्ट की, तो उस 10 वोल्ट का मतलब क्या होता है, इसको हम लोग एक टर्म से पढ़ते हैं जिसका नाम होता है EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखिए इसके निकालने का तरीका क्या होता है, बहुत ईजी है भाई, देख लीजिए बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है आपको, ई सेल इक्वल टू आप करेंगे ई राइट, जरा ध्यान दीजिएगा, माइनस का ई लेफ्ट, यानी कि मेरा क्या है, ये वाला मेरा राइट है और ये लेफ्ट है, या मैं यू कह देता हूं, आप घबराइए ना, ये ई सेल इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। या आप कह सकते हो ई सेल इक्वल टू आप इस तरह निकाल सकते हो, ई सेल इक्वल टू आपके पास होगा ई ऑफ मतलब आपके पास ये ऑक्सीडेशन हायर माइनस लोअर। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ईएमएफ को निकाल सकते हैं। और अगर यही चीज ये कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टर्म में बात करेंगे, तो आपको बस करना कुछ ये है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में यहाँ E0 लग जाएगा, E0 सेल इक्वल टू आपके पास होगा E0 ऑफ राइट माइनस E0 ऑफ लेफ्ट, यानी कि स्टैंडर्ड आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आखिर कैसे निकाला जाए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक पार्टिकुलर, जैसे मेरे पास 2 कंटेनर हमने लिया था ना, तो किसी एक इंडिविजुअल सेल का, एक इंडिविजुअल कंटेनर सेल का ईएमएफ हम नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से इसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो देखो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे और इस कंटेनर के अंदर हम हाइड्रोजन आयन, यानी कि हम कोई भी चीज ले सकते हैं, सेल वगैरह, जिसमें हमारा 1 मोलर बन रहा हो, H+ आयन जो हमारे पास यहाँ बन रहा है, H+ आयन, ये आपके पास कितना 1 मोलर बन रहा हो। हम इसके अंदर क्या करेंगे, एक ऐसे जो है टेस्ट ट्यूब की टाइप का कुछ इस तरह से हम इसके अंदर क्या करेंगे, वो लेंगे टेस्ट ट्यूब टाइप का ऐसे मैंने, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्लेटिनम की वायर लगा देते हैं, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो गैसियस फॉर्म में होता है। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, H2 गैस को हम डालते हैं, H2 गैस को हम यहाँ से डालेंगे तो ये बबल्स बनेगा। तो होगा क्या, हम अगर इसकी सेल की रिएक्शन लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे पीटी, उसके बाद हमारे पास क्या हो रहा है, H+ आयन, ये जा रहा होगा H2 में जा रहा होगा, ठीक है, साल्ट ब्रिज लगाएंगे। अब इससे हम जोड़ कर क्या करेंगे, दूसरे का ईएमएफ को फाइंड कर सकते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए हमें यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है, सपोज कीजिए हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया है, जिंक, वही जिंक वाली हमने रॉड को यहाँ पे डीप किया,
यहाँ जिंक की राड को हमने डीप कर रखा और ये हमारे पास ZnSO4 के सोल्यूशन थे। हमने क्या किया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से इसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास इसको हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन से हमने क्या किया है, कनेक्ट कर दिया। ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, ये हाइड्रोजन वाला जो अभी मैंने आपको बनाया था, ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये प्लेटिनम की वायर वगैरह भी इन दोनों से कनेक्ट कर दिया। अब अगर हम EMF निकालना चाहते हैं इसका, तो हम जानते हैं E राइट माइनस E नॉट राइट माइ E सेल इक्वल टू, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल टू आपके पास होता है E राइट माइनस का E लेफ्ट। तो देखिए अब आपके पास हो गया, सिंपल से आप सॉल्व कर सकते हो यहाँ से E राइट माइनस E लेफ्ट। तो यहाँ से आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके वैल्यू को रख के सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन वाला इस साइड में था ना, तो हाइड्रोजन का होता है E नॉट की वैल्यू जो होती है ये होती है 0 होती है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से देखिए फार्मूला ये E नॉट राइट माइनस E नॉट ऑफ लेफ्ट। तो आपके पास हाइड्रोजन की क्या हो जाएगी, E सेल E नॉट सेल इक्वल टू है E नॉट सेल इक्वल टू, ये आप कर रहे हो। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हो जाएगी 0 माइनस की आपके पास होगा E नॉट सेल इक्वल टू 0 माइनस की इसकी होती है मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू 0.76 होती है। तो आपके पास हो गया ना E सेल इक्वल टू आपके पास बन जाएगा माइनस का 0.76। इसी तरह अगर हम बात करें दूसरे का, जैसे हमने बात किया था, अगर हम जिंक की राड को जोड़ देते हैं, अब की बार हमने क्या किया है, कापर वाले को ले लेते हैं। जिंक वाली हमारी हो गई, अब की बार हम कापर वाली लेते हैं। तो हमने क्या किया, कापर, ये कापर का कंटेनर था जिसमें हमने क्या किया, यहाँ हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रोड से जोड़ दिया। ये इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये कापर का इलेक्ट्रोड इस बार है और ये कापर का सोल्यूशन है जो मैंने पहले आपको बतला रखा है अभी। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या, फिर से वही चीज, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है और इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड में आप ऐसे कुछ हाइड्रोजन, यहाँ प्लेटिनम की वायर थी, प्लेटिनम की वायर थी। तो अब अगर इनकी E नॉट सेल को लिखते हैं, ये H प्लस आयन, यहाँ पे जो सोल्यूशन था H प्लस आयन था 1 मोलर एक्वा सोल्यूशन। अगर इसके सेल को रिप्रेजेंटेट किया जाए तो प्लेटिनम और ये आपके पास H प्लस, ये जा रहा है H2 में, और ये आपके पास अगर इसकी वाली बात करी जाए, दोनों रिएक्शन को लिख दिया जाए, ये कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये आपके पास है मतलब आपके पास Cu प्लस 2, ये टूट रहा है, Cu में टूट रहा है। तो अब देखिएगा अगर हम इसकी EMF को निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास EMF इक्वल टू आप जानते हैं EM इक्वल E स्टैंडर्ड सेल इक्वल टू आपके पास होता है E राइट माइनस का E लेफ्ट। तो राइट में आपके पास कौन था, राइट में आपके पास U कह सकते हो, Cu पे प्लस 2, Cu पे प्लस 2 ऑब्लिक Cu माइनस आपके पास यहाँ पे होगा E सेल इक्वल टू है, E सेल इक्वल टू यहाँ पे आपके पास माइनस हो जाएगा E नॉट ऑफ, वही मतलब आपके पास प्लेटिनम और ये आपके पास H प्लस आयन टूट रहा था H2 में। तो अब आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो E नॉट ऑफ कापर इक्वल टू आपके पास होता है 0.34 माइनस का आपके पास हो जाएगा यहाँ हाइड्रोजन का 0। तो E नॉट सेल इक्वल टू आपके पास यहाँ मिल जाएगा 0.34, ये आपके पास कापर का निकला। मान लीजिए जो हमने डेनियल सेल ही बनाया था, अगर इसका हम EMF निकालना चाहते हैं, जो डेनियल सेल अभी हमने लिखा था, डेनियल सेल क्या थी, याद आ रही है ना आपको, वही थी भाई, मैं फिर से लिख देता हूँ Zn, और ये Zn था, ये रिएक्शन कर रहा था Cu से और ये टूट रहा था Zn और Cu से। अरे भाई ये वाली रिएक्शन थी, Zn और Cu SO4 के साथ रिएक्शन कर रहा था, Zn SO4 प्लस Cu में टूट रहा था, याद आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास ये सॉलिड में था, ये एक्वस में था, इसी तरह आपके पास ये सॉलिड में और ये एक्वस में था। अगर इसका EMF सेल को निकाला जाए तो देखिए मैंने पहले भी कहा था, लोन, मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, लोन लेफ्ट में ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन एनोड पे होगा, एनोड निगेटिव होगा। ठीक है, तो और आप जानते हो ई सेल इक्वल टू, आप जानते हो पहले तो इसके सेल को रिप्रेजेंटेट कैसे करोगे, तो इसके सेल को रिप्रेजेंटेट करने के लिए आप क्या करोगे, देखो यहाँ पे मतलब ऐसे लिखोगे ना Zn पे प्लस 2, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं लिखना है, ऑब्लिक जिंक और यहाँ बीच में सॉल्ट ब्रिज, फिर आपके पास क्या होगा Cu पे प्लस 2 ऑब्लिक आपके पास U, याद रखेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ही लिखेंगे, ये सेल रिप्रेजेंटेट हो गई। अब अगर आप इसका EMF निकालना चाहते हैं तो अभी मैंने आपको बताया था
ई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल इक्वल टू होता है ई नॉट ऑफ राइट माइनस ई नॉट ऑफ लेफ्ट, या रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, या हायर माइनस लोअर। तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आप जानते हो कॉपर का और क्या नाम है जिंक का, वो निकाल सकते हो। तो जिंक का आप जानते हो कितना होता है, यहाँ पे लेफ्ट हो गया, तो देखिए ई नॉट सेल इक्वल टू आपके पास यूं कह सकते हो ई नॉट ऑफ, ये आपके पास करना किसको है आपको, पहले कॉपर पर +2 अब्लिक कॉपर माइनस आपके पास ZN पे +2 अब्लिक आपके पास जिंक निकालना, यही चीज निकालना है। तो आप जानते हो इसकी कॉपर की वैल्यू क्या होती है भाई, ई नॉट ऑफ सेल ऑफ कॉपर इक्वल टू, अभी मैंने आपको बताया था ये वैल्यू होती है 0.34 होती है, और ये आपके पास हो जाएगी माइनस, और ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही लिखना है आपको, तो ये ऑलरेडी माइनस होगी, माइनस का 0.776। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दोनों को निकाल लीजिए, कितना है भाई, ई नॉट सेल इक्वल टू आपके पास कितना, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 4 10 के 0, ये आपके पास 0 हो गया, और ये 11 ये आपके पास हो जाएगा 1.10 वोल्ट। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ई नॉट सेल को फाइंड आउट कर सकते हो। अब देखिए जो बात आ रही है कि आखिर ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आखिर हम बार बार कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है, देखिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है, एलिमेंट को उनके रिडक्शन पोटेंशियल के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है, या कह सकते हैं रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में रखा जाता है। जैसे देखिए जिंक, आयरन, लेड, ये हमारे पास होगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, उसके बाद ये आपके पास कॉपर, सिल्वर, और ये आपके पास ये होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर आप बात करेंगे यहाँ पे, ये आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, आप ऐसे याद कर लेंगे, लेकर कार ना मान एरोप्लेन, जिंक फ्री, लेड और हाइड्रोजन, ये कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। अब ये देखिए ये रिडक्शन पोटेंशियल के ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि आपके पास क्या है, इधर की ओर इसका आप जानते हो ये रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, और इसका क्या होता है आप जानिए, जरा ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल के ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, यानी कि आपके पास क्या है, इधर की ओर इसका आप जानते हो ये रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, और इसका क्या होता है आप जानिए, जरा ध्यान दीजिएगा, इसके रिडक्शन के ऑर्डर में इसके कौन सा ज्यादा रिएक्शन होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई रिएक्शन ये है, जिंक की रिएक्शन हमने CuSO4 के साथ कराया, तो ये क्या बनेगा, ZnSO4 + Cu बनेगा। तो आप कहेंगे अगर मान लीजिए यही रिएक्शन आप क्या करते हैं, ZnSO4 की रिएक्शन Cu के साथ कराएं, तो क्या सेम रिएक्शन होगी, वही होगी कि CuSO4 एंड Zn, लेकिन ऐसा नहीं होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं होता, ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर जो है जिंक के नीचे है। तो देखिएगा अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो। इसी तरह क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है, क्या जिंक के पॉट में कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं, बिल्कुल नहीं रख सकते, क्योंकि इसके अंदर ये पोर हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, ये जिंक सल्फेट बना देगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं।